बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भारतीय फौजी 15 मिनट हमारे पास रुका रहा और फिर ये कहते हुए हमसे रुखसत हुआ कि मैंने मुसलमान होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आगे आपकी किस्मत, अल्लाह आपको दुश्मनों से बचाए और आपकी रहनुमाई करे। ये कहकर वो चला गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन मैं उसे आज तक उसकी मजहबी फराइजगी पर गायबाना सल्यूट करता हूँ। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही हम आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। मुझे रह रहकर उस भारतीय फौजी का ख्याल आ रहा था कि उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं ग्रुप लीडर और मुसलमान हूँ, क्योंकि मेरे साथियों के सिवा तो शांतिपुर में किसी को इल्म ना था। होटल में भी माइकल ईसाई और भारतीय शहरी अंदराज करवाया था। मैं जितना उसके मुतल्लिक सोचता गया, मेरा दिमाग उलझता गया और बिलाखिर उसे मैंने अल्लाह पाक की गैबी मदद समझ लिया। हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि चारों तरफ से हम दुश्मन में घिर चुके थे। दरिया अबूर करना और फिर दिन के वक्त भारतीय हेलीकॉप्टर का आना और पुलिस फौज सब हमारे ताक़ुब में थे। मैंने फौजी कुत्तों को भटकाने के लिए सबसे पहले कुछ फासले पर आगे 2 दरख्त चुने और थाई साथियों को कहा कि उनके गिर्द 8 की शक्ल में 10 मरतबा घूमें, क्योंकि खोजी कुत्ते दोनों थाइयों की बू पर उन दरख्तों के गिर्द ही घूमते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें ताक़ुब में आने वाली टीमों से ज्यादा खतरा बीएसएफ और हेलीकॉप्टर का था। जेसीओ के मुताबिक राना घाट खासा मशहूर और दरिया पार करने का वाहिद जरिया है। उस घाट से हमें किराए की बागबानी कश्ती में सफर करना था। राना घाट भारतीय इलाका और सरहद से 15 किलोमीटर के फासले पर था। जेसीओ ने कहा कि अब राना घाट जाना तो सरीहन खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे ताक़ुब करने वालों का सारा जोर हमारे कदमों पर चलते हुए उसी तरफ होना है। उस इलाके से वाकफियत की बिना पर उसने कहा कि हमारे पास बचने की सिर्फ एक मनहूम सी सूरत है। इस वक्त हम राना घाट के करीब हैं और यहीं से हम अपना रास्ता तब्दील करके कालना की तरफ जाते हैं और वहां से बस में सफर करते हुए परधामन चलेंगे। ये एक बड़ा शहर और रेलवे जंक्शन भी है और यहाँ मेरे करीबी ससुराली दोस्त भी रहते हैं। वो हमें यकीनन पनाह देंगे और हमारी महफूज रवानगी का बंदोबस्त भी कर देंगे। मैं उस इलाके से नावाकिफ था, लिहाजा हालात के पेश नज़र मैंने जेसीओ की बात मान ली। उसकी 2 वजूहात और भी थीं। भारतीय मुसलमान फौजी के मुताबिक भारतीय बीएसएफ को चौकन्ना कर दिया गया है और राना घाट की तरफ हमारे कदमों पर चलते हुए उनका यही ख्याल होगा कि राना घाट से हम सरहद अबूर करके बांग्लादेश में दाखिल होंगे। राना घाट और भारतीय बॉर्डर को तो उन्होंने यकीनन सील कर दिया होगा। ऐसे ही हालात के पेश नज़र मैंने भी डीएमआई की हिरासत से फरार होकर बजाय पाकिस्तानी सरहद की तरफ जाने के दहली शहर के गुंजान आबाद इलाके का रुख किया था। पर मेरे इसी फैसले की बदौलत भारतीय हुकूमत मेरी अखबारात में कई रोज तक तस्वीर शाया करने के बावजूद मुझे गिरफ्तार ना कर सकी। दूसरी वजह यह थी कि बकौल जेसीओ के कि उसके दोस्त हमारे लिए आइंदा महफूज सफ़र का बंदोबस्त भी करेंगे, तो वो कैसर और उसके साथियों का अंदरूनी शहर से दहली जाने का इंतज़ाम भी आसानी कर देंगे। लिहाजा हमने फौरी तौर पर रास्ता बदला और बजाय शुमाल मशरिक के हम मगरिब की जानिब चल दिए। मजीद 1 घंटे के पैदल सफ़र के बाद हम कालना पहुंच गए। सूरज अभी तलू हो रहा था, पर धामन जाने वाली पहली बस में हम अलग अलग बैठ गए। टूटी फूटी सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बस ने तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय किया और हम पर धामन पहुंच गए। यहाँ पर भी साइकिल रिक्शा वालों की बहुतात थी। जैसी आगे वाले रिक्शे पर सवार हुआ और उसके पीछे हमारे रिक्शों की कतार थी। हमारे रिक्शों को कदरे फासले पर रोक कर जेसीओ अपने ससुराली दोस्त के घर गया और थोड़ी ही देर में अपने दोस्त के साथ लौट आया। हमने एहतियातन अपने रिक्शों को वहीं से फारिग कर दिया और 2-2 की टोली में गैर महसूस अंदाज में जेसीओ के दोस्त के घर में दाखिल हो गए। ये एक दरमियाने दर्जे का घर था और उसमें ड्राइंग रूम वगैरह नहीं था, बल्कि बैरूनी कमरे में ही मेहमान को बिठा दिया जाता था। जेसीओ ने हमारी वारदात गोल करते हुए अपने दोस्त से हमारा तारुफ करवाया। मैं चाहता था कि इससे पहले कि वारदात की तफ्तीश का दायरा कार वसी हो, कैसर लोग बंगाल से निकल जाएं। मेरे कहने पर जेसीओ अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन गया और कलकत्ता की 6 टिकट्स लेकर आया। कलकत्ता से होड़ा एक्सप्रेस सीधी दिल्ली जाती थी। शाम 7 बजे कैसर लोग हमको मिलकर रुखसत हुए। जेसीओ को मैंने कहा कि जब तक ट्रेन चल न पड़े वो वहीं छुप कर खड़ा देखता रहे। 8:30 बजे जेसीओ वापस लौटा और बोला कि वो ट्रेन के रवाना होने के बाद वहां से लौटा है और स्टेशन पर किसी किस्म की सरगर्मी दिखाई नहीं दी। मुझे ये भी यकीन था
کہ कैसर कलकत्ता जैसे ज्यादा आबादी वाले शहर में महफूज होगा, क्योंकि भारतीय ताकबी टीमों के लिए हम कोई शनाख्त छोड़कर नहीं आए थे। हमें बस पुलिस वाले पहचानते थे, उन्हें हम हलाक कर आए थे। और मैं चश्मे तस्वुर में देख रहा था कि भारतीय ताकबी टीमें राना घाट पर हर आने और जाने वाले की भरपूर तलाशी लेकर मायूस होकर उन्हें छोड़कर उनकी क्या हालत हो रही होगी। कैसर को अलविदा करते वक्त उसके डॉलर और जवाहरात लौटाते वक्त मजीद $2000 दिए और कहा कि दिल्ली पहुंचकर कर्नल मुजम्मल को फ़ोन करके अपनी हैरियत से पहुंचने की इतला कर देना। कैसर लोगों ने पहले दिल्ली जाना था, फिर कैसर ने कल्पना, जिसको अपनी बहन बना लिया था, उसको छोड़ने दार्जिलिंग जाना था। चूंकि कल्पना के भी कोई करीबी अजीज जिंदा नहीं थे, इसलिए उसे भी वापस जाने की इतनी जल्दी ना थी। कैसर लोगों के जाने के बाद भी हमारी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जेसीओ के दोस्त के घर में हमारे लिए समाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने अपने भाई के घर में हम में से निसफ के रहने का इंतजाम किया। मैं नंबर 2 और थाई साथियों के साथ मेजबान के भाई के घर चले आए, जो करीब ही था। पर धामन में हमें रहते हुए 4 रोज गुजर गए, लेकिन वापसी का कोई मुनासिब इंतजाम ना हो रहा था। हमारी की हुई वारदात भी मामूली ना थी जो छुपी रहती, और ना उसे चंद रोज की तफ्तीश के बाद भुलाया जा सकता था। पर अब तक तो तफ्तीश का दायरा कार भी वसी हो चुका होगा। पर धामन इतना बड़ा शहर भी नहीं था कि किसी की नज़र में आए बगैर हम अपने क्याम को तूल दे सकते। बहुत सोचो विचार के बाद हमने कलकत्ता जाने का फैसला कर लिया। वहां से कार्गो शिप आसानी मिल सकते थे, और अब मेरे पास डॉलर भी ख़त्म होने वाले थे, और कलकत्ता मार्केट में चंद जवाहरात बेचकर अपनी ज़रूरत भी पूरी की जा सकती थी। लिहाजा उसी शाम को हम कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। तीनों फौजियों को मिलाकर हम 8 अफराद थे। 10 घंटे के सफ़र के बाद हमारी ट्रेन कलकत्ता पहुंच गई, और हमने चौक बाजार में राजा होटल में कमरे ले लिए। उस होटल में भी हमने हिंदू नामों से कमरे लिए थे। ये औसत से ज़रा ऊंचे दर्जे का होटल था, और उस दौर में उसके एक कमरे का योमिया किराया 200 रुपये था। कलकत्ता एक बहुत वसी शहर था, जैसे पाकिस्तान में पंजनद के करीब 5 दरियाओं का पानी एक जगह मिलकर एक बहुत बड़े दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। वैसे ही भारत में कलकत्ता के करीब गंगा समेत कई दरिया मिलकर समुद्र में गिरते हैं। उन दरियाओं के मिलने से पाट बहुत चौड़ा और गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है। एशिया का मशहूर हुडा ब्रिज कलकत्ते के 2 हिस्सों को आपस में मिलाता है, जिनके बीच में ये दरिया बहता है। भारत के उस सबसे बड़े आबादी वाले शहर में इर्द गिर्द मीलों दूर तक फैली हुई कॉलोनियां हैं, लेकिन चौक बाजार की कलकत्ता में वही मरकजी हैसियत है जैसे कराची में सदर की है। मैंने होटल से दहली, आरफ और नज़ीर के घर फ़ोन करके कैसर लोगों की हैरियत के बारे में पूछा। पहले तो वो मेरे कलकत्ता आमद पर बहुत हैरान हुए, और हैरियत दरियाफ्त करने के बाद बोले कि कैसर लोग अभी तक दहली नहीं पहुंचे हैं। ये सुनकर मुझे अचंभा हुआ कि हमसे 4 रोज कबल कैसर परधामन से रवाना हुआ था, उन्हें अब तक दहली पहुंच जाना चाहिए था। मैंने आरफ से कहा कि मैं 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करूंगा। उतनी देर में वो कैसर के घर से पता करे, क्योंकि यह भी मुमकिन था कि दहली पहुंचकर उसने अभी तक उनसे राब्ता ही ना किया हो। मैं कैसर के दहली ना पहुंचने की वजह से परेशान हो गया था। मुझे मुख्तलिफ ख्यालात ने घेर लिया कि हो सकता है कि बरधामन से कलकत्ता तक के सफ़र के दौरान वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो गए हों। 1 घंटे बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो देखा ये आरफ का दहली से फ़ोन था। उसने बताया कि उसने कैसर के घर वालों से पता किया है, तो उन्होंने कहा कि 3 रोज पहले कैसर का कलकत्ता से फ़ोन आया था कि मैं कलकत्ता में अपने दोस्तों के साथ हूँ, और 2-3 रोज तक हम दहली पहुंच जाएंगे। ये जानकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। नंबर 2 और उसके थाई साथी, जो थाईलैंड से लेकर अब तक कैदियों की तरह मेरे साथ बंधे और मेरे हुक्म के पाबंद थे, कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने सुकून का सांस लिया और मुझसे शहर घूमने की इजाज़त मांगी। मैंने उनके साथ 2 फौजी साथियों को भेजा ताकि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो ये सुलझा सकें, और अगर वापसी होटल का रास्ता भूल जाएं तो ये बंगाली फौजी उनको साथ ला सके। उनके जाने के बाद मैंने जवाहरात निकाले और उनमें से तकोने याकूत अलग किए, और बाकी जवाहरात को सेल करने के लिए जेसीओ को साथ लेकर बाजार का रुख किया। ना तराशीदा जवाहरात खरीदने वाले वैसे तो बेशुमार जौहरी थे, लेकिन शहर में 2 ऐसे जौहरी थे जो बड़े से बड़ा माल खरीदने की इस्तात रखते थे। हम पहले जौहरी के पास गए और इधर उधर की बातें करके उसे अलग कमरे में ले जाकर जवाहरात का जहीरा दिखाया। वो बिजली की तेज रोशनी में एक पत्थर को गौर से देखता और एक कागज पर
कुछ लिख कर उनको अलग अलग रखता रहा। सब जवाहरात का मुआयना करने के बाद वह बोला, आप सारे जवाहरात इकट्ठे क्यों नहीं ले आए? शायद आपने ऐसा इसलिए किया कि मैं सारे जवाहरात खरीद ना पाऊं या फिर इनकी कीमत कम लगाऊंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हम ईमानदार कारोबारी हैं और बड़े बड़े राजे महाराजे भी अपने हीरे जवाहरात हमारे पास ही फरोख्त करते हैं, और मैं भगवान की कृपा से ये खेप पहली खेप से 50 गुना ज्यादा कीमत पे खरीदने की ताकत रखता हूँ। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई और मैंने सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। जौहरी अपनी बात की वजाहत में कहने लगा, 2 रोज पेशतर 2 साहिब ऐसे ही जवाहरात मेरे पास फरोख्त करने आए थे। उनमें एक नीलम बिल्कुल इसी वजन और नमूने का था और बिल्कुल इसी तरह की सैकड़ों बरस कदीम तर्ज पर उसे लाकट की सूरत दी गई थी, और इसी तरह एक सुराख एक कोने पर था। इसलिए मैंने ये बात आपसे की है। ये कहकर जौहरी ने नीलम का टुकड़ा निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने ना तो कभी उन जवाहरात को गौर से देखा था और ना ही परखा था, और ना ही कैसर लोगों को उनके हिस्से के जवाहरात चुन कर दिए थे। मेरे पूछने पर कि क्या पहली खेप वाले जवाहरात बेच कर गए हैं, जौहरी ने जवाब दिया, हमारा सौदा परसों तय हो गया था। कल इतवार था, लिहाजा आज वो जवाहरात लेकर आएंगे और अपनी रकम ले जाएंगे। उस जौहरी ने इतना बड़ा सौदा देखकर हमारी अवभगत में किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी। ना तराशीदा जवाहरात की कीमत का तयन करना खासा मुश्किल काम था। जौहरी ने अपने भाई को भी वहीं बुला लिया और वह फिर से एक एक करके उनका वजन और तराशने के बाद के वजन का मुवाजना करके कीमत लगाने लगे। हमें वहीं बैठे अभी 1 घंटा ही गुजरा होगा कि दुकान के मुलाजम ने जौहरी को आकर बंगाली में कुछ बताया। केसियो ने मुझे सरगोशी में कहा कि कह रहा है कि परसों जवाहरात बेचने वाले आ गए हैं। जौहरी शायद ये चाहता था कि हमारा टाकरा ना हो, इसलिए मैंने खुद ही उसे कह दिया कि हमारे उन साथियों को भी यहीं बुलवा लें। जौहरी ने बादल ना ख्वास्ता उन्हें भी यहीं बुलवा लिया। कैसर और उसके 2 साथी हमें यहाँ बैठे देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने आंख का इशारा करते हुए कैसर और उसके साथियों से रस्मी सा अलैक सलैक किया और कहा कि अजीब इत्तफाक है कि हम भी उसी दुकान पर आए हैं जहां आपने अपने जवाहरात फरोख्त किए हैं। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने जौहरी से कहा कि आप अब इनकी कीमत लगाएं। जौहरी ने अपने भाई से सर जोड़कर मशवरा करते हुए मुझे उन जवाहरात की 90 लाख की ऑफर की। मैं भारतीय हिंदू खसूसन मावड़ी से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने उसे कहा, लाला जी क्या मजाक कर रहे हैं? इन अनमोल जवाहरात को 90 लाख में फरोख्त करने से बेहतर है कि मैं इन्हें समुंदर में फेंक दूं। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मैंने अपने जवाहरात समेटते हुए कैसर से कहा कि तुम भी सौदा कैंसिल कर दो। इन जवाहरात की सही कीमत हमें यहाँ नहीं मिलेगी। जौहरी ने जब ये 2 बड़े सौदे हाथ से निकलते हुए देखे तो वो घबरा गया। कहने लगा कि आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैंने उठते हुए कहा कि लाला जी, इन जवाहरात को खरीदना आपके बस की बात नहीं है। आपने इतनी कम कीमत लगाई है कि आपसे सौदेबाजी करना भी नामुमकिन है। कैसर ने बताया कि उस जौहरी ने उसे 26 लाख ऑफर दी थी, जिसे मैंने इन जवाहरात की ना पहचान की वजह से मंजूर कर लिया। हम जाने लगे तो जौहरी बोला, मैं दोनों के जवाहरात के 2 करोड़ देने को तैयार हूँ। हमारे कमरे से निकलने तक वो 2.25 करोड़ तक आ गया। मैंने उसे कहा कि इसीलिए मैंने अपने साथी को 2 रोज पहले आपके पास भेजा था और खुद 2 रोज बाद आया हूँ। मैंने कहा कि अगर हमने इन जवाहरात को फेंकना भी हुआ तो 3 करोड़ से कम नहीं फेंकेंगे। आप सोच लीजिए, हम परसों फिर आएंगे। हो सकता है कि इस दौरान हमें हमारी तवक्को से ज्यादा अच्छी ऑफर मिल जाए। लाला जी नीम रजामंद थे। कहने लगे, अपना एड्रेस बता दें, हम मशवरा करके आपसे राब्ता कर लेंगे। मैंने कहा कि ऐसे सौदों में एड्रेस नहीं दिया जाता। परसों हम लोग फिर आएंगे, बशर्त ये कि हमें इससे अच्छी ऑफर ना मिली। ये कहकर हम सब दुकान से बाहर आ गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद हमने 2 टैक्सियां लीं और राजा होटल आ गए। कैसर लोगों को रुखसत करते हुए कहा कि दुकान में जानबूझकर रस्मी अलैक सलैक की थी। मैं तुम लोगों के मुतल्लिक परेशान था और आज सुबह आरफ को फोन करके तुम्हारे मुतल्लिक पूछा, फिर तुम्हारे घर से पता करवाया और फिर पता चला कि तुमने कॉल करके घर वालों को चंद रोज बाद घर पहुंचने का कहा है। तो मेरी जान में जान आई। जौहरी की दुकान पर हमारी इत्तफाकिया मुलाकात पर हम सब बहुत खुश थे। कैसर ने बताया कि हम सब इस एम्बेसडर होटल में मुकीम हैं। उसने दबी जुबान में कहा कि वो जवाहरात यहाँ इसलिए फरोख्त करना चाहता था कि बाकी साथियों को उनका हिस्सा दे दे।
دہلی میں جواہرات فروخت کرنے سے وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ وہاں بہت سے لوگ اس کی اور اس کے گھر والوں کی مالی حالت سے واقف ہیں، اور اتنی مالی حیثیت کے جواہرات وہاں فروخت کرنے سے وہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ کیسر نے کہا کہ کیوں نہ وہ اپنے حصے کے جواہرات جوہری کو فروخت کر دے، کیونکہ اس کے ساتھی اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں نے کیسر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ماوڑی ہندو اپنے باپ کو بھی کاروبار اور لین دین میں ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے۔ میں تمہارے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں کہ جہاں وہ اتنا عرصہ اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں وہاں چند روز اور رہ لیں۔ میں نے جو سوچا ہے اگر بالکل ویسا ہو گیا تو ہمیں اس ماوڑی سے 2 گنی سے زیادہ قیمت مل سکتی ہے۔ میں نے کیسر کو اشارہ کیا تو وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کلکتہ میں جگہ جگہ PCO بنے ہوئے تھے۔ میں نے بمبئی میں حاجی مستان کے لیے ارجنٹ کال بک کروائی۔ کال تو جلدی ہی مل گئی، مگر کال اٹینڈ کرنے والوں نے جب تک میری اچھی طرح جان پہچان نہ کر لی تب تک میری حاجی مستان سے بات نہ کروائی۔ 6-7 منٹ گزرنے کے بعد جب انہوں نے میری حاجی مستان سے بات کروائی تو حاجی مستان نے میری آواز سنتے ہی 1 منٹ کہہ کر کال اٹینڈ کرنے والوں کو جو گالیاں دیں وہ مجھے فون پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان سے فارغ ہو کر حاجی نے کہا کہ ہنسا کا تمہارے متعلق مجھے پیغام کافی عرصے کا مل چکا ہے اور میں اسی انتظار میں تھا کہ تم کب رابطہ کرتے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ایک چھوٹی سی مشکل درپیش ہے، میں اپنے 13 ساتھیوں سمیت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا تم سب یہاں بمبئی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ میں نے کہا کہ تم میرے متعلق سب کچھ جانتے ہو، پھر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھی بھی؟ میں نے کہا نہیں، وہ سب کلیئر ہیں، مشکل صرف میری ہے۔ میرا جواب سن کر حاجی بولا اگر تم چاہتے ہو تو میں کلکتہ آ جاتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم بمبئی آ جاؤ۔ میں اپنے 4 انتہائی وفادار ساتھی آج ہی تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، اور کلکتہ میں بھی اپنے نمائندے سے کہتا ہوں کہ تم سب کو بحفاظت جہاز میں سوار کروائے۔ بمبئی میں خود میں سانتا کلاز ایئرپورٹ پر موجود ہوں گا۔ آخر بہت یقین دہانی کے بعد میں نے حاجی کی بات مان لی اور کہا کہ اس کے 4 ساتھی آج ہی میرے پاس پہنچ جائیں اور ان کو ہم اپنا اسلحہ دے دیں۔ وہ ہمارا اسلحہ یہاں کے اپنے نمائندے کے پاس امانتاً رکھوا دے گا اور اگلی صبح ہمارے ساتھ بمبئی کے لیے پرواز کر جائیں گے۔ بمبئی سے واپسی پر ہمارا اسلحہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا۔ اسلحہ کلکتہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کی جاتی تھی اور ہوائی جہاز پر اسلحہ ساتھ لے جانا سختی سے ممنوع ہے۔ PCO سے میں کیسر کے ساتھ ہی ایمبیسڈر ہوٹل گیا اور سب ساتھیوں کو کل صبح بمبئی روانگی کا بتایا۔ حاجی کے لوگوں نے میرے پاس آنا تھا، لہذا میں نے کیسر سے کہا کہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اسلحہ چیک کر کے میرے ہوٹل میں میرے روم میں پہنچا دے۔ شام کو کیسر لوگ اپنا سارا اسلحہ لے کر میرے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ رات 8:30 بجے ریسیپشن سے فون آیا کہ 4 افراد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہوٹل میں اپنا نام دیپ چاند لکھوایا تھا۔ میں نے روم کے فون سے ان سے ریسیپشن پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بمبئی سے آئے ہیں، تو میں نے انہیں اپنے روم میں بلوا لیا۔ میرے کمرے میں آنے والے 4 میں سے میں صرف ایک کو پہچانتا تھا۔ دہلی میں DMI کی حراست سے فرار ہونے کے بعد جب میں بمبئی میں حاجی کے پاس پہنچا اور مجھے جوہو کا بنگلہ دیا گیا تھا تو وہاں کی سیکیورٹی کا جو انچارج تھا وہ وحید تھا، اور CBI والوں کو ہلاک کرنے اور میری کور سٹوری والی گھانن اور اس کے شوہر کو ہلاک کرنے میں بھی میرا وحید ہی معاون تھا۔ باقی 3 آدمیوں کے متعلق وحید نے بتاتے ہوئے کہا کہ آپ کو بحفاظت بمبئی پہنچانے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہے۔ یہ تینوں باادب ہو کر مجھ سے ہاتھ ملا کر میرے کمرے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور وحید مجھ سے میرے اور میرے ساتھیوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم 13 ساتھی ہیں اور ان میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ اس نے میرے کمرے سے حاجی مستان کے کلکتہ والے نمائندے کو فون کیا۔ حاجی مستان نے اسے ہمارے متعلق پہلے ہی فون کر کے بتا دیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ راجہ ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے اس نے بمبئی کے لیے 18 سیٹیں بک کی ہیں۔ مجھ سے ساتھیوں کے نام لے کر وہ ان 4 کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور اگلی صبح 8 بجے ہم سب کو راجہ اور ایمبیسڈر ہوٹل سے پک کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سب ساتھیوں اور کیسر لوگوں کو کل صبح 8 بجے روانگی کا پیغام دے دیا کہ وہ تیاری کر لیں۔ شام کو ہم مختلف ٹولیوں میں شہر گھومنے کے لیے نکل گئے۔ ہم جب رات 9 بجے واپس ہوٹل لوٹے تو ریسیپشن سے معلوم ہوا کہ بمبئی سے میری 2 مرتبہ کال آئی تھی۔ میں پھر قریبی PCO گیا
क्योंकि होटल से हाजी को फ़ोन करना गैर महफूज था। कॉल मिलने पर बात करते हुए मैंने हाजी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि कल सुबह दिन 10 बजे हम बम्बई के लिए रवाना होंगे। रात जब मैं सोने के लिए लेटा तो बम्बई में गुजरा वक्त मुझे याद आने लगा। डीएमआई के हिरासत से फरार होने के बाद जब मैं बेयारो मददगार बम्बई पहुंचा तो हाजी मस्तान मुझे रहमत का फरिश्ता बनकर मुझे मिला, और फिर उसने जो मेरे लिए किया वो सब लम्हे एक एक करके एक फिल्म की तरह मेरे सामने घूमने लगे। हाजी मस्तान ने मेरी जो खिदमत की और मेरी जो दिलजोई की, उसकी वजह मेरी ज़ात या मेरी शख्सियत ना थी, बल्कि पाकिस्तान और मुसलमानों से वालिहाना मोहब्बत का नतीजा थी। आम देखने वालों के लिए हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल दो स्मगलर ही थे। नमाज भी वो शायद कभी ही पढ़ते होंगे, लेकिन उनके दिलों में मुसलमानों के लिए मोहब्बत और हिंदुओं के लिए नफरत और पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत इस मुकाम पर थी जहां तक आज के सियासी लीडरों, ताजरों, ब्यूरोक्रेसों और हुक्मरानों की सोच भी नहीं पहुंच सकती। खुद ही गौर फरमाएं कि उन सियासी लीडरों और लुटेरे हुक्मरानों का आगाज किस माली कसम पुरसी की हालत में हुआ, और आज वो दौलत के अंबारों पर सांप बनकर बैठे हुए हैं।